हेलो एवरीवन, दिस इज राम। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीख लिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, हर चीज़ें मैंने बहुत अच्छी तरीके से तुम्हें समझा दिया है। अगर तुमने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर सबसे पहले उस वीडियो को दिखाओ, ठीक, तब इस वीडियो को देखना। लेकिन मैं ज़्यादा कोशिश करूंगा कि पिछले वीडियो के जितने भी फार्मूले थे उसे मैं बता पाऊँ। तो अगर नहीं देखा है तब बाद में जाकर देख लेना, लेकिन अभी इस लेक्चर को फॉलो कर लो, नहीं तो तुम्हारा बैकलॉग लगता चला जा रहा है। और मैं जानता हूँ जब बैकलॉग लगता है तो समझ लो उसे क्लियर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो चलो देखते हैं आज का टॉपिक कौन कौन सी कवर होंगे, इसे भी देख लो। आज के जो टॉपिक होंगे वह होगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी होगा, ओम्स लॉ को डिस्कस किया जाएगा और मोबिलिटी डिस्कस की जाएगी। अब टॉपिक इधर उधर हो सकते हैं लेकिन सारी चीज़ें आज कवर कर देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वह है मोबिलिटी। अब तुम देख रहे हो मोबिलिटी मैंने उसमें लास्ट में लिखा है और मोबिलिटी पहले ही आ गई। तो मैंने बताया कि टॉपिक जो है इधर उधर हो सकता है। तो मोबिलिटी क्या है? इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स टू मूव थ्रू ए मीडियम इन रिस्पॉन्स टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज पुलिंग देम। इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी जो है वह चार्ज पार्टिकल की एबिलिटी है कि वह किसी कंडक्टर में कैसा उसकी मूवमेंट है, कैसे वह मूव कर रहा है। ठीक, तो एक मूवमेंट है, एबिलिटी है चार्ज पार्टिकल की मूव करने की इन रिस्पॉन्स टू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्रेजेंट हो तुम्हारा दैट इज पुलिंग देम, जो कि उसे खींचता है। ठीक, तो अगर इसे तुम्हें नहीं फील आ रहा है तो अभी जब तुम्हारा डेरिवेशन जब शुरू होगा इस चीज़ का तो तुम्हें अच्छी तरीके से फील आ जाएगा। अगर इसके सेकंड डिफिनेशन की बात की जाए तो इसका सेकंड डिफिनेशन कुछ ऐसा है कि ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट, मतलब इज कॉल्ड मोबिलिटी। ठीक, तो ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं? मोबिलिटी बोलते हैं। अब इसका फार्मूला कैसे आएगा भैया? तो म्यू को मैंने बताया कि इसे बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। बस यही है तुम्हारा वीडी बाई ई जो कि मोबिलिटी को बताता है। अब वीडी मतलब ड्रिफ्ट स्पीड के, इसे बोलते हैं हम ड्रिफ्ट स्पीड। इसके मैंने दो तीन फार्मूले तुम्हें अच्छी तरीके से डिराइव कर दिए थे। तो वीडी के मैंने तुम्हें दो फार्मूले यहाँ पर मैं बता के दिखा देता हूँ। एक होता है ई बाई एम इंटू टाउ, एक होता है क्या, एक होता है तुम्हारा ई बाई एम इंटू टाउ, एक होता है यहाँ पर रहेगा स्मॉल ई, और अगर कैपिटल ई की वैल्यू तुम वी बाई एल रख दो तो ई वी बाई एम एल हो जाएगा इंटू टाउ होता है। ठीक, तो दो फार्मूले तुम्हें मैंने अभी तुरंत ही डिस्कस करा के बता दिए। अब इस फार्मूले का हम यूज करेंगे, अभी इसका बाद में यूज आएगा। ठीक, तो तुम इस फार्मूले को सबसे पहले यहाँ पर यूज कराओ। तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी, वी डी के जगह पर रख दो ई बाई एम इंटू टाउ। अगर टोटल ई से इसे डिवाइड कर दिया जाए तो ई यहाँ पर आ जाएगा, और ई से ई तुम्हारा कटता हुआ नजर आ रहा है। तो तुम्हारे म्यू की वैल्यू क्या आई? तुम्हारे म्यू की वैल्यू आई ई, ठीक, ई टाउ बाई एम। अब इसे तुम ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि तुम्हें इस चीज से क्या फील आ रहा है। इसे ध्यान से देखो और बताओ तुम्हें इस चीज से क्या फील आ रहा है। म्यू की वैल्यू आई तुम्हारी ई टाउ बाई एम। इसे देखकर तुम्हें क्या फील आ रहा है? अब मैं हर चीज का मतलब तुम्हें बता देता हूं। ई जो है वह चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ठीक, जो भी पार्टिकल यहां पर हो जाएगा उसका चार्ज। अब यहां पर क्या है? यह रिलैक्सेशन टाइम, और एम क्या है? मास ऑफ चार्ज पार्टिकल बोल सकते हो, या फिर इस केस में तो इलेक्ट्रॉन का ही मास होगा। ठीक, तो मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, तीन चीजें हैं। अब तुम्हें इस चीज को देखकर एक चीज तुम्हें समझ में आ रही हो कि म्यू जो है वह यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? मास के। म्यू जो है वह यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है मास की। अगर एक कंडक्टर की बात की जाए तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हो, मैं हमेशा हर कोई टीचर तुम्हें यही बताता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा ट्रेवल करते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसके पीछे का काम कौन चल रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे मोबिलिटी का ही योगदान है। मोबिलिटी क्या होती है कि कोई चार्ज पार्टिकल कैसे मूव कर सकता है कंडक्टर के अंदर, उसके बारे में ही हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ही अधिकतर बात करे जाते हैं, कोई भी प्रोटॉन या फिर पॉजिटिव चार्ज की बात नहीं करी जाती है।
तो अगर तुम देखोगे तो यह डिनोमिनेटर में है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। म्यू जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब ये है कि यह इन्वर्स रेशियो में। मास ऑफ प्रोटॉन की अगर बात की जाए तो वह ज्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है, तो जिसका मास ज्यादा उसकी मोबिलिटी कम होगी। जिसका मास ज्यादा उसकी मोबिलिटी कम होगी। अगर मास ज़्यादा होगा तो डिनोमिनेटर में बहुत बड़ी चीज़ आ जाएगी, और किसी भी चीज़ को जब हम बहुत बड़ी चीज़ से डिवाइड कर देते हैं तो उसकी ओवरऑल वैल्यू छोटी हो जाती है। जैसे अगर 1 को डिवाइड करो 2 से तो 0.5 आता है, लेकिन वहीं पर 1 की वैल्यू 5 से डिवाइड कर दो तो बहुत कम हो जाती है। ठीक, तो जितना बड़ा चीज़ तुम डिनोमिनेटर में डालोगे उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती चली जाती है। तो मास जिसका ज़्यादा उसकी मोबिलिटी कम होगी, मास जिसका कम उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी। तो मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो मास ऑफ प्रोटॉन की मोबिलिटी जो होगी, मतलब मास प्रोटॉन की जो मोबिलिटी होगी वह कम होगी किससे? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे कम होगी? प्रोटॉन से। अगर इन दोनों को कंपेयर कहीं पर तुम्हें करने को दिया जाता है, तो जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होती है, मतलब मूव करने की क्षमता होती है किसी कंडक्टर के अंदर, वह बहुत ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन से। ठीक, तो मतलब इलेक्ट्रॉन की जो क्षमता होती है मूव करने की किसी कंडक्टर के अंदर, वह प्रोटॉन से बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए जब भी तुम पढ़ते हो तुम इलेक्ट्रॉन की ही बातें करते हो, प्रोटॉन तुम्हारा बीच में नहीं आता, नहीं अड़ता है। अगर तुमसे कोई पूछे तो मोबिलिटी क्या होती है तो तुम बता सकते हो कि ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को ही हम मोबिलिटी बोलते हैं। अगर मोबिलिटी को अच्छी तरह से तुम्हें समझा दिया गया है कि मोबिलिटी क्या होती है, म्यू की वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास की, जिसका मास ज़्यादा मोबिलिटी कम, जिसका मास कम मोबिलिटी ज़्यादा। ठीक, तो मोबिलिटी तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब चलो आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे दिख रहा होगा तुम्हें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब ये ओम्स लॉ नहीं है, इससे कोई भी कंपैरिजन मत करना। ओम्स लॉ बिल्कुल भी नहीं है। ओम्स लॉ केवल ओमिक कंडक्टर को फॉलो करता है। जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उसे बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। ठीक, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करती हैं, लेकिन हर चीज़ें ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती हैं। तो इसे बिल्कुल भी उस चीज़ से कंपेयर मत करना। ठीक, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस अपने आप में अलग चीज़ है, ओम्स लॉ अपने आप में अलग चीज़ है। अब चलो मैंने तुम्हें कुछ चीज़ें मैंने बता दिया था, आप उसे दिखने बस तुम्हें एक बार अपने अंदर लाने की कोशिश करना है और मैं तुम्हें समझाता जाऊँगा। तुम्हें मैंने एक फार्मूला बताया था, I = VD/ENA या फिर NEAVD। ठीक, इस चीज़ को मैंने तुम्हें बताया था। VD की वैल्यू मैंने तुम्हें अभी बताया कि VD का 2 फार्मूले होते हैं, EE/m × टाउ, और एक होता है VD की वैल्यू EV/ml × टाउ। 2 चीज़ें मैंने तुम्हें अभी पिछले पेज पे बताया। ठीक, तो कौन सा तुम रखोगे? यहाँ पर रख दो तुम कोई भी। VD के जगह पर तुम इस चीज़ को यूज कर लो, रख दो यहाँ पर EV/ml × टाउ। इतना हो गया तुम्हारे VD के जगह पे। ENA तुम इस तरह से इसे रख लोगे। तो I की वैल्यू तुम्हारी आएगी N, इस N को इस साइड में मैं लिख लेता हूँ N। E और E 2 बार है, देखना E और E 2 बार है, और N को मैंने इस साइड यहाँ पहले लिख लिया। E और E हो जाएगा तुम्हारा E² NE²। अब फिर देखना NE², टाउ तुम लास्ट में रख सकते हो, V तुम अभी यहाँ पर रख दो, NE², NE², A अभी बचा है तुम्हारा, V बचा है, टाउ बचा है, /ml करोगे। NE² टाउ AV/ml, इतना तुमने लिख दिया। ठीक, इतना लिखने के बाद तुम्हारा एक फार्मूला जो कि तुम्हें पता होना चाहिए, अभी थोड़े दिन के लिए तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक, ओम्स लॉ नहीं पढ़ाया मैंने, लेकिन तुम्हें उस चीज़ को पता होना चाहिए। NE² AV/ml, इतना तुम्हें आना चाहिए। तो A हो गया तुम्हारा I की वैल्यू, I हो गया N। अभी इसे मैं थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेता हूँ, NE² टाउ AV/ml। तुम V बराबर लिखो इसे। V बराबर क्या लिखोगे? V बराबर, देखना कहाँ पर V है तुम्हारा V यहाँ पर है। तो करोगे क्या तुम,
आई में ml से मल्टीप्लाई करोगे और इसे नीचे इतना से डिवाइड कर दोगे, तो लिखो v इज इक्वल टू हो जाएगा ml अपान एन ई स्क्वायर टाउ ए, ml अपान एन ई स्क्वायर टाउ ए बाई आई, यहाँ पर लिखोगे इनटू में है आई। देखना मैंने करा क्या, ml को इस साइड में इससे मल्टीप्लाई करा और इतने से यहाँ पर डिवाइड कर दिया और तुम्हारी v की वैल्यू पता चल गई। देखना कि नहीं, देख समझ में आ रहा है कि नहीं, इतनी की वैल्यू तुम्हें समझ में आ रही है कि नहीं, ml अपान एन स्क्वायर टाउ ए इंटू आई। ठीक, अब देखना तुमने 10th में पढ़ा था एक चीज v बराबर आई आर, पढ़ा था v बराबर आई आर, तुमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था तो अब जान लो। तुम v बराबर आई इंटू आर या फिर आर आई जो भी लिखते हो इससे तुम समझ लो। ठीक, तो v बराबर आई इंटू आर। अब यहाँ पर देखना v की वैल्यू एक बार मैं फिर से वहाँ से इस पे लिखता हूँ, v की वैल्यू तुम्हें आ रही आई कितनी, एम एल अपान एन ई स्क्वायर टाउ ए, एम एल अपान एन ई स्क्वायर टाउ ए इंटू आई, इसे बोल दे इक्वेशन नंबर 1। अब एक इक्वेशन की मैंने बात तुमसे की कि इसे लिख दो आर इंटू आई, होता है। अब तुम देखोगे कि आई और आई इतना, आई और आई इतना क्या हो गया तुम्हारा, आई और आई तुम्हारा यहां पर कंपेयर करो, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, तो तुम्हें आर की वैल्यू क्या दिख रही है, आर की वैल्यू तुम्हें एम एल अपान एन ई स्क्वायर टाउ ए दिख रही है कि नहीं। ध्यान से देखना, 5 सेकंड का टाइम लो और ध्यान से देखो कि तुम्हें यह चीज दिख रही कि नहीं। आर की वैल्यू तुम्हें कंपेयर करने पे एम एल अपान एन स्क्वायर टाउ ए दिख रही है, एन स्क्वायर जब टाउ ए दिख रही है तो मैं एक चीज और यहां पर करने जा रहा हूं, आर इज इक्वल टू एम अपान एन ई स्क्वायर टाउ, इस तरह से तुम यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर कर लो यल बाई ए। मतलब मैंने क्या किया, यल को और ए को अलग कर दिया यहाँ पर साइड में और बाकी को एक चीज मतलब अंदर कर लिया। अब आर की वैल्यू कुछ हमारे महान लोगों ने यह बता दिया कि इसे हम क्या बोलते हैं, जो तुम्हारी इतनी चीज आती है इसे हम बोलते हैं रो। अभी बताता हूँ रो क्या है, एम अपान एन ई स्क्वायर टाउ, एम अपान एन ई स्क्वायर टाउ, इतने को तुम बोलते हो रो, इसे रो बोलते हैं। अब यहाँ पर तुम रो रख दो, जितना भी वैल्यू था कोष्ठक में, जितनी भी वैल्यू तुम्हारी इस ब्रैकेट में थी उसे तुम यहाँ पर रो लिख दो और हो जाएगा यल बाई ए। तो आर इज इक्वल टू रो यल बाई ए, तुम्हारी आई क्या, तुम्हारी आ गई ये फार्मूला किसकी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस होता क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस तुम्हें 10th में 9th में पढ़ लिया होगा रेजिस्टेंस, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। रेजिस्टेंस होता क्या है, जब भी हमारी करंट कहाँ पर फ्लो करती है, किसी कंडक्टर के अंदर, तो उसकी राहों में, जैसे हमने कोई बल्ब लगा दिया या फिर कोई भी चीज़ हमने हीटर लगा दिया, तो उसके खुद के खुद ना कुछ रेजिस्टेंस होते हैं। रेजिस्टेंस मतलब विरोध करने वाला, कुछ ना कुछ वहाँ पर तुम्हारी करंट की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है जब उस सर्किट से होकर गुजरती है। तो रेजिस्टेंस होता क्या है, मान लो तुम सीधे से रजिस्ट करता है, रजिस्ट करंट या फिर चार्ज भी बोल सकते हो, रजिस्ट चार्ज पार्टिकल टू मूव, उन्हें मूव करने से रोकता है। ठीक, तो यह कुछ ऐसा तुम्हारा आर इज इक्वल टू रो यल बाई ए आता है। अब आते हैं इस फार्मूले पे जो तुम्हें मैंने यहाँ पर बता दिया। रो की वैल्यू तुम्हारी आई थी एम अपान एन ई स्क्वायर टाउ। अब इसकी यूनिट सबसे पहले देख लेते हैं, यूनिट क्या होता है। यूनिट तुम्हारी होती है ओम। ठीक, अब तुम बोलोगे कि इसकी यूनिट क्या होती है भैया, रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है। तो रजिस्टिविटी की यूनिट अभी तुम्हें हर चीज़ें बता दी जाएंगी, लेकिन बस इतना तुम याद रख लो कि रो की वैल्यू तुम्हारी आती है एम अपान एन स्क्वायर टाउ। इसकी यूनिट जो होती है वह होती है ओम मीटर, अगर तुम्हें अभी जानना है तो, नहीं तो अभी आगे फिर से डिस्कस किया जाएगा। इसे हम बोलते हैं रजिस्टिविटी, जो कि क्या है, एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, MATERIAL, मटेरियल की प्रॉपर्टी है।
प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। ठीक, तो रो एक रजिस्टिविटी बोलते हैं, रो को हम रजिस्टिविटी बोलते हैं, जो कि क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, मतलब मटेरियल की एक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। अभी वह सारी चीजें डिस्कस करी जाएंगी, बस तुम इसे पचाने की कोशिश करो कि यह कुछ होता है ऐसा। ठीक, तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए आया और रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ आया। इतना तुम्हें समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा यार मेरा माइक सही काम कर रहा है कि नहीं? सही है, सब चीज़ें सही है। चलो देखो आगे आ जाओ। अब आती है तुम्हारी इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी, जो कि मैंने यहाँ पर तुम्हें बताया, उस चीज़ की बारी आ गई। ध्यान से सुनना। इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट क्वांटाइज हाउ स्ट्रांगली इट रजिस्ट और कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। रजिस्टिविटी से तुम्हें क्या समझ में आता है कि यह प्रॉपर्टी है किसकी, एक मटेरियल की, जो कि क्वांटाइज करता है हाउ स्ट्रांगली इट रजिस्ट, कि वह कितना स्ट्रांगली करंट को रजिस्ट करेगा या फिर उसके अंदर से करंट को पास कराएगा, कंडक्ट कराएगा। ठीक, तो यह प्रॉपर्टी की एक मटेरियल की रजिस्टिविटी जो है एक प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है, जो कि क्या बताती है, क्वांटाइज करती है कि वह कितना स्ट्रांगली उस चीज को रजिस्ट करेगा, करंट को रजिस्ट करेगा या फिर उसमें जाने देगा करंट को। ठीक, तो इससे तुम्हें यह फील लेना है। अब इसे कॉमनली क्या, इट इज कॉमनली रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर रो। इसे हम कॉमनली क्या बोलते हैं, रो से डिनोट करते हैं। अब मैंने तुम्हें पिछले अभी वीडियोज में, मतलब पीछे अभी जो बात यहाँ पर बताया कि आर इज इक्वल टू होता है तुम्हारा रो एल बाई ए, आर इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए होता है। तो इसे हम तुम रो की भाषा में लिखोगे तो तुम्हारा हो जाएगा ए आर बाई एल। कैसे आया, मैंने इस चीज़ को यहाँ पर भेजा और इस चीज़ को यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में, तो रो की वैल्यू तुम्हारी आर ए बाई एल आ गई। इसकी यूनिट जो होती है वह ओम मीटर होती है। कैसे, आर की यूनिट तुम्हारी ओम होती है, अभी मैंने बताया। ए की होती है मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई करोगे लेंथ का तो लेंथ मीटर में होती है, इसका कैंसल आउट हो जाएगा तो ओम मीटर तुम्हारी यूनिट आ जाती है। तो ओम मीटर तुम्हारी यूनिट होती है किसकी, रजिस्टिविटी की। रजिस्टिविटी से मतलब क्या है, यह एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो कि क्वांटाइज करती है, बताती है कि वह कितनी स्ट्रांगली रजिस्ट करेगा करंट को या फिर कंडक्ट कराएगा। ठीक, अब चलो आगे देखते हैं टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा रजिस्टिविटी पे, इसे हम देखते हैं। ठीक, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रजिस्टिविटी, इसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले मेटल के लिए देखते हैं कि मेटल्स का क्या हाल है। रजिस्टिविटी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। रजिस्टिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ रजिस्टिविटी हमारी इंक्रीज करती है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों इंक्रीज करती है, अभी भी इसे मैं समझाऊंगा। बिकॉज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर जाता है। सुनना ध्यान से, मैं बताता हूं। यहां पर एक कंडक्टर है, अगर हम इसे हीट देना शुरू करें, तो क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन चलने की क्षमता बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। मैंने तुम्हें बताया था कि क्या होती है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में इलेक्ट्रॉन कितनी देर आराम किया, कितने देर रिलैक्स किया, उसी टाइम को बोलते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम। मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन मान लो इस इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करें, तो अगर वह 2 सेकंड पहले इससे टकराया था, तो यह जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वह कितनी सेकंड के बाद इस इलेक्ट्रॉन से टकराता है या फिर किसी अगले इलेक्ट्रॉन से टकराता है। इस इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद इस इलेक्ट्रॉन से टकराने के बीच में जो टाइम लगता है उसे हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक, तो रिलैक्सेशन टाइम तुम्हें समझ में आ रहा होगा क्या होता है। ठीक, तो मैंने बताया कि जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो टकराने की क्षमता है वह और तेजी से बढ़ जाती है, मतलब उनके बीच का गैप और भी कम हो जाता है, वह जल्दी जल्दी टकराने लगते हैं इंक्रीज करने के बाद टेम्परेचर, विच कॉजेज द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। अब जब देखना, जैसे ही तुम्हारा रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज करता है तो टाउ तुम्हारा डिनोमिनेटर में है, मतलब रिलैक्सेशन टाइम डिनोमिनेटर में है। जब टाउ इंक्रीज करेगा तो ओवरऑल वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, जब ये कम करेगा तो यह ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी, तो रेजिस्टेंस तुम्हारा बढ़ जाता है। इससे भी फील लेना हो रजिस्टिविटी की, तो रजिस्टिविटी क्या होती है, टाउ डिनोमिनेटर में है तो मतलब यह कम होता है तो ओवरऑल वैल्यू तुम्हारी बढ़ जाती है, मतलब रजिस्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक, समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं।
फॉर सेमीकंडक्टर्स के बारे में क्या कहना है, रजिस्टिविटी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। बस जान लो रजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। जब तुम सेमीकंडक्टर पढ़ोगे उसके बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं, तुम्हें समझा दिया जाएगा लास्ट में, 12th के लास्ट चैप्टर्स में। फॉर इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या करता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर। इंसुलेटर को डिफिकल्ट होता है मेजर करना कि उनकी क्या प्रॉपर्टी आ रही है। ठीक, तो बस इतना है। अब आते हैं रिलेशन, क्या कुछ रिलेशंस दिए गए हैं। रिलेशन बिटवीन रजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर। रजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन है इसे देख लो। ρ2 ρ1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। देखना ρ2 का मतलब ये कुछ ऐसा नहीं है, ρ2 का मतलब है कि फाइनल रजिस्टिविटी रो फाइनल इज इक्वल टू रो इनिशियल इज इक्वल टू, मतलब अंडर रूट में, सॉरी इसका मतलब है कि रो फाइनल इज इक्वल टू रो इनिशियल, मतलब इनिशियल रजिस्टिविटी इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, मतलब T2 माइनस T1, मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर T2 माइनस T1। ठीक, तो कुछ इस तरह से होता है। देखना आप क्या है, ρ2 इज इक्वल टू ρ1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अल्फा क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ρ1 क्या है, रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर एट टेम्परेचर T1। ρ1 क्या है, T1 टेम्परेचर पे क्या रजिस्टिविटी रही होगी उसकी वैल्यू है। ρ2 क्या है, रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर एट टेम्परेचर T2। जब T2 टेम्परेचर है तो उसकी रजिस्टिविटी क्या रही होगी। डेल्टा टी क्या होता है, डेल्टा टी होता है तुम्हारा T2 माइनस T1, जिसे हम बोलते हैं चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी क्या होता है, T2 माइनस T1, मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अब इसी से मिलता जुलता तुम्हारा एक रेजिस्टेंस का भी वेरिएशन आता है जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। कैसा, R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तुम इसे भी बोल सकते हो R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, लेकिन उसे बोलने का कुछ मतलब नहीं है। इसे हम बोलते हैं फाइनल रेजिस्टेंस, इसे हम बोलते हैं इनिशियल रेजिस्टेंस। और 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी में अल्फा जो है सेम यही चीज़ तुम्हारी जो कि यहाँ पर है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, और डेल्टा टी क्या है तुम्हारा, T2 माइनस T1 ही है। ठीक, तो आई होप कि यह चीज़ें तुम्हें समझ में आ रही हों। अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं तो और मजा आ जाए। देखना, एट व्हाट टेम्परेचर विल द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर बिकम्स 3 टाइम्स इट्स वैल्यू एट 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर कंडक्टर फॉर कॉपर इतना दिया हुआ है। ठीक, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है, एट व्हाट टेम्परेचर विल द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर बिकम्स 3 टाइम्स इट्स वैल्यू। R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तुम्हें मैंने फार्मूला बता दिया, अल्फा डेल्टा टी। अब बोल रहा है कि किस टेम्परेचर पर ये इनिशियल वैल्यू का 3 टाइम्स होगा, किस टेम्परेचर पर या इनिशियल वैल्यू का 3 टाइम्स होगा। तो 3R0 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, मतलब T2 माइनस T1, और T1 की वैल्यू तुम्हें 0 दी गई है। T2 यहाँ पर रख दो, T माइनस 0 कर दो इसे, T2 की जगह पर T रख दो और इसे 0 रख दो। और अल्फा की वैल्यू भी तुम्हें दे दी गई है। R0 से R0 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 3 हो गया। 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 इंटू टी। ठीक, इतना समझ में आ रहा है। 3 मस इसे 1 करो माइनस तो हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 इंटू टी। तो टी की वैल्यू क्या आई, टी की वैल्यू आई 2 डिवाइडेड बाई 4, 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 रेज पावर माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आया, टी इज इक्वल टू आ गया तुम्हारा 2 2 जा 4 यानी कि 1/2 इंटू 10 रेज पावर माइनस 3। अब यहाँ पर देख लो तुम, t इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 10 रेज पावर माइनस 3 ऊपर जाएगा हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 500। तो t की वैल्यू आई 500 डिग्री सेल्सियस। केल्विन इनवर्स देखना, यहाँ पर एक चीज़ और बताना भूल गया, जो अल्फा की यूनिट होती है वह उसे बोल सकते हो तुम केल्विन इनवर्स या फिर सेल्सियस इनवर्स। ठीक, इतना होता है। तो समझ में आया कि नहीं? अगर तुम्हें समझ में आ गया हो तो इस क्वेश्चन को तुम घर से करके लाना, जो तुम्हारा एक क्वेश्चन है होमवर्क। इस क्वेश्चन को तुम घर से करके लेना। अगर तुम्हारा सही होगा तो कमेंट में जरूर इसे ड्रॉप कर देना इसके आंसर को। ठीक, जिसका सही होगा मैं उसे जवाब दे दूंगा। ठीक, वहां से तुम लोग, या फिर इसे मैं इसका आंसर को कमेंट में पिन कर दूंगा, तुम लोग देख लेना। ठीक, तो कुछ ऐसा रहा हमारा यहाँ तक का सफ़र। अब आगे देखते हैं क्या है। ओम्स लॉ दिया है। ठीक, ओम्स लॉ आप पढ़ लो, तुम्हें बहुत पढ़ने का मन होता है ओम्स लॉ। ठीक,
तो तुम्हारे पास एक कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन चलने के अपोजिट, इलेक्ट्रॉन अगर हमारा इस डायरेक्शन में चल रहा है तो हमारा करंट कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पर पोटेंशियल V लगाया गया है। अब बोल रहा है क्या, ध्यान से सुनना, ओम्स लॉ तुम्हारा होता क्या है, इट स्टेट्स दैट करंट थ्रू ए कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस पॉइंट्स। बोल क्या रहा है, जो यहाँ पर पोटेंशियल लगाया गया है, वोल्टेज लगाई गई है एक दोनों पॉइंट्स के बीच में, एक कंडक्टर के दोनों पॉइंट्स के बीच में, वह कैसी होती है, वह करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। V बराबर, ध्यान से सुनना, V जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। ठीक, प्रोपोर्शनलिटी कंडीशन को तुम हटाओगे, कोफिशिएंट को हटाओगे तो वहां पर आ जाता है तुम्हारा V इज इक्वल टू RI। अब R क्या होता है, R होता है तुम्हारा रेजिस्टेंस, ठीक, और V बराबर I इंटू आर भी लिख सकते हो तुम इसे सीधे साधे भाषा में, और R जो तुम्हारा होता है V बाई I होता है। R की वैल्यू क्या बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं ओम्स लॉ, तुम्हारा ओम्स लॉ यह है। ठीक, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए में, रो एल बाई ए में तुम्हारा ओम्स लॉ यह नहीं था, लेकिन तुम्हारा ओम्स लॉ यह है। तो क्या बोला कि जो हमारे इट स्टेट्स दैट करंट थ्रू ए कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस 2 पॉइंट्स। ठीक, अब देखना यहां पर R की वैल्यू क्या आती है, वेयर R इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, R एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। नोट, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। अब तुम्हें एक चीज मैं बताता हूं, R की वैल्यू तुम्हें दिख रहा होगा कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। R जो है हमारा वह कहीं पर भी मतलब वोल्टेज पर, करंट पर डिपेंड ही नहीं करता, V पर डिपेंड तो बिल्कुल भी नहीं करता। R यहाँ पर बोल रहा है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। R जो है इस पर डिपेंड ही नहीं करता। R जो डिपेंड करता है, मैंने अभी तुम्हें बताया एक चीज, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, यह एक मटेरियल पे डिपेंड करता है। देखो, रजिस्टिविटी मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इस पे डिपेंड करता है। तो तुम्हारा जो R की वैल्यू आई थी रो एल बाई ए, उसमें हर चीज़ पर डिपेंड, रजिस्टिविटी हो गई मटेरियल पर, L हो गया लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A हो गया तुम्हारा क्रॉस सेक्शनल एरिया, इतने सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक, तो इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, लेकिन तुम्हारा वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता। लोगों को देखकर फील यही आता है कि वह वोल्टेज पे डिपेंड करता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए में रो की वैल्यू रजिस्टिविटी, R रजिस्टिविटी पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करता है, A पर डिपेंड करता है, इतने 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है, लेकिन तुम भूल जाओ कि वह पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। आगे देखो, वेरिएशन ऑफ V विथ I फॉर ओमिक रेजिस्टेंस। अब कुछ ग्राफ्स ऐसे स्टैंडर्ड ग्राफ है, हमेशा यही दिया होता है, V जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R बराबर डेल्टा V बाई डेल्टा I। तो मतलब एक कांस्टेंट ग्राफ R की वैल्यू आती है, एक कांस्टेंट ग्राफ मिलता है जिसकी स्लोप तुम्हें यहाँ से मिल जाती है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा होता है, tan थीटा बराबर V बाई I लिख सकते हो। तो बस आज की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। आई होप कि तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आएगा। बहुत छोटा वीडियो है, मैं नहीं कहता कि ये बहुत बड़ा, मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, अपनी पढ़ाई पर थोड़ा सा चला गया था। ठीक, तो छोड़ो, वो सब सारी बातें होती रहेंगी, लेकिन ध्यान से सुनना, इसके बाद बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे तुम्हें। अगर इस वीडियो में थोड़ा ऊपर नीचे अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा हो तो मेरी भी एनर्जी कुछ थोड़ी सी डाउन है, ठीक, तो उसे मैं मेंटेन करने की कोशिश करूँगा। और अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हो तो रिवाइज करके ज़रूर आना, देख लेना अच्छी तरीके से। तो चलो मिलते हैं बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी।